नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को उस समय झटका लगा जब पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। और इस घटनाक्रम ने न सिर्फ कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है बल्कि राज्य की राजनीति में भी नई चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी को उम्मीद थी कि वो इस चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश करेंगी, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरा चुनावी समीकरण जो है वो बदल कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान नामांकन पत्र में तकनीकी खामियां पाई गई और इसी आधार पर चुनाव अधिकारियों ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया। जैसे ही यह फैसला सामने आया, कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई और इस पूरे मामले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पार्टी का कहना है कि नियमों की व्याख्या को लेकर गंभीर सवाल हैं और इस मामले की पूरी समीक्षा होनी चाहिए। वहीं मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की जानी मानी नेताओं में गिनी जाती हैं। छात्र राजनीति से लेकर संसद तक का उनका सफर काफी चर्चित रहा है। वो राहुल गांधी की करीबी नेताओं में भी मानी जाती है और संगठन में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। ऐसे में उनका नामांकन रद्द होना कांग्रेस के लिए चुनावी झटका नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव आमतौर पर संख्या बल के आधार पर तय होते हैं, लेकिन नामांकन प्रक्रिया में हुई छोटी सी चूक भी बड़ा असर डाल सकती है। और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के दस्तावेजों को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। इस मामले में भी तकनीकी खामी कांग्रेस के लिए भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार चला रहे हैं। उनका दावा है कि यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर अपनी कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर विचार कर रही है। अब इस घटनाक्रम का असर सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने वाली हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए झटका मनोबल पर भी असर डाल सकता है। पार्टी को अब यह तय करना होगा कि वो इस फैसले को कानूनी चुनौती देती है या फिर आगे की राजनीतिक रणनीति पर फोकस करती है। फिलहाल इतना तय है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से राज्यसभा चुनाव का माहौल अचानक गर्म हो गया है। कांग्रेस जहां इसे एक बड़ा झटका मान रही है, वहीं विरोधी दल इसे प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा और यह मामला आगे किस दिशा में बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के बीच आया यह घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर चुका है। एक नामांकन रद्द होने से चुनावी तस्वीर बदल गई और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। मामला किसी राजनीतिक बयान या चुनावी रैली का नहीं है, बल्कि एक ऐसे वीडियो का है जिसने लोगों के बीच चर्चा और बहस दोनों छेड़ दी है। दरअसल डीके शिव कुमार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान वो अपने समर्थकों और लोगों से मुलाकात कर रहे थे। वीडियो में दिखाई देता है कि उनके हाथ में सेब है और वो उसे खाते हुए नजर आए। कुछ देर बाद वो आधा खाया हुआ सेब अपने आसपास मौजूद लोगों की तरफ उछाल देते हैं। इसके बाद वहां मौजूद समर्थकों में उस सेब को पकड़ने की होड़ जैसी स्थिति बन जाती है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने इसे नेताओं और समर्थकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि समर्थक अपने नेता के प्रति सम्मान और लगाव की वजह से ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गलत संदेश जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में नेताओं और समर्थकों के बीच इस तरह के दृश्य नए नहीं हैं। कई बार बड़े नेताओं के मंच में फेंके गए फूल, माला और अन्य चीज़ों को समर्थक यादगार के तौर पर संभाल कर ले जाते हैं, लेकिन इस बार मामला आधे खाए हुए सेब का था, इसलिए वीडियो ने लोगों का ध्यान ज़्यादा खींच लिया। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इस घटना को हल्के फुल्के अंदाज में लिया और मज़ेदार टिप्पणियां की। वहीं कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक संस्कृति और व्यक्ति पूजा से जोड़कर भी देखा और यही वजह है कि वीडियो लगातार चर्चा में बना हुआ है। हालांकि डीके शिव कुमार की तरफ से इस वायरल वीडियो पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि आज के दौर में सार्वजनिक कार्यक्रम का कोई भी छोटा सफल कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल ये वीडियो लोगों के बीच अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं बटोर रहा है।
कोई ऐसे इसे नेता और समर्थक के रिश्ते का प्रतीक बता रहा है, तो कोई इसे अनावश्यक बता रहा है। लेकिन इतना तय है कि डीके शिव कुमार का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है और ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर डीके शिव कुमार जो है वो सेब को खाते हैं, एक फड़ा वो खाते हैं, बाइट लेते हैं एक तरीके से, और उसको जो है समर्थकों के पास अपने फेंक देते हैं और समर्थकों के बीच उस सेब को खाने की होड़ सी लग जाती है, उस सेब को उठाने की होड़ सी लग जाती है। बेशक डीके शिव कुमार एक बहुत बड़े नेता है, बहुत चर्चित चेहरा है कर्नाटक में, लोग उनको बहुत मानते हैं, पूछते हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष या फिर यूँ कहूँ आलोचक कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरों में दिखा आपको किस तरीके से यहाँ पर डीके शिव कुमार ने सेब खाया और उस सेब को फेंक दिया। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा आगे जाकर बन सकती हैं। तो इसी के साथ रुक करते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक पल सामने आया है। सालों से जिस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था, उसने अब एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जो जिला टनल में फाइनल ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका है, यानी सुरंग के दोनों सिरों को जोड़ दिया गया है और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब श्रीनगर से कारगिल और लेह तक साल भर सड़क संपर्क बना रहेगा। जो जिला दर्रा लंबे समय से लद्दाख की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन हर साल भारी बर्फबारी के कारण ये रास्ता कई महीनों तक बंद हो जाता था। इसका असर आम लोगों से लेकर सेना की आवाजाही तक पर पड़ता है और अब जो जिला टनल इस बड़ी समस्या का समाधान बनने जा रही है। करीब 13 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी। और सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। कारगिल युद्ध के दौरान जिस रास्ते की अहमियत पूरी दुनिया ने देखी थी, अब उसी मार्ग को हर मौसम के लिए सुरक्षित और सुगम बनाया जा रहा है। इससे सेना की लॉजिस्टिक क्षमता भी मजबूत होगी और सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच आसान बनेगी। टनल के पूरा होने के बाद श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी और स्थानीय लोगों की ज़िंदगी भी पहले से ज़्यादा सुविधाजनक बन सकेगी। जो इलाके सर्दियों में लगभग कट जाते थे, वो अब पूरे साल देश के बाकी हिस्सों से जुड़े रहेंगे। फिलहाल फाइनल ब्रेक थ्रू की सफलता ने इस मेगा प्रोजेक्ट को नई रफ्तार दे दी है और ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं बल्कि एक नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विजन की बड़ी तस्वीर भी है। और आने वाले समय में जो जिला टनल लद्दाख और कश्मीर के बीच विकास, सुरक्षा और कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिखती हुई नजर आएंगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो जिला टनल का जो है उद्घाटन, आप किसी भी समय की अगर बात करें, यहाँ पर पहाड़ी रास्तों में आवाजाही करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसे समय में ये टनल जो है रामबाण का इलाज कर देते हैं और ये रास्ता सीधा कारगिल की तरफ जाता है, जहाँ पर कारगिल का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। और इन्हीं चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर ये जो टनल है ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत जो है वो अपने आप में रखता है, काफ़ी ज़्यादा अहमियत दिखाता है। अब इसकी मदद से 12 साल के 12 महीने कारगिल या जो भी जगहें होंगी वहाँ पर वो अपने आप कनेक्टेड रहेंगी। तो इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजनीति में इन दिनों विपक्षी एकता को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता उदित राज का एक बयान सुर्खियों में आ गया है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को लेकर बड़ी सलाह दी है। उदित राज ने कहा है कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी राजनीति में नए समीकरण बनने और पुराने समीकरण बदलने की चर्चाएं तेज हैं। हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी उथल पुथल देखने को मिला है। पार्टी में बगावत और कई नेताओं के अलग रुख अपनाने की खबरों में ममता बनर्जी की राजनीतिक चुनौतियों को बढ़ा दिया है। उदित राज का मानना है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष को बिखरने के बजाय एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में से एक है और ऐसे में ममता बनर्जी को उनके नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। कई मौक़ों पर दोनों दल एक साथ नजर आए हैं तो कई बार दोनों के बीच राजनीतिक दूरी भी देखने को मिली है। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठकों में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेता एक मंच पर दिखाई देते रहे हैं। हाल ही में हुई विपक्षी बैठक में भी राहुल गांधी और ममता बनर्जी की मौजूदगी ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा का मुकाबला करने की है और ऐसे में अगर विपक्षी दलों के बीच नेतृत्व को लेकर मतभेद बढ़ते हैं
तो उसका असर पूरे गठबंधन पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि उदित राज का बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि विपक्षी राजनीति के भविष्य से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी इस बयान पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बंगाल की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी हमेशा अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखने के लिए जो है वो पक्षधर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों को लेकर होने वाली चर्चा अपने आप में खबर बन जाती है। फिलहाल इतना तय है कि उदित राज के इस बयान ने विपक्षी राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। क्या विपक्ष एक मजबूत नेतृत्व के तहत आगे बढ़ेगा या फिर अलग अलग दल अपनी अपनी रणनीति के साथ चलेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए ममता बनर्जी, राहुल गांधी और विपक्षी एकता का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र में आ चुका है, केंद्र बन चुका है। और तस्वीरों के माध्यम से समझे तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप ममता बनर्जी को कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस के साथ जुड़िए, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी ही रहेंगे। यानी कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने को बोला गया है। वो ममता बनर्जी जो अपने अड़ल रवैये की वजह से जानी जाती हैं, जो स्वतंत्र काम करने की वजह से जानी जाती हैं। आज भी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सलाहकारों का मानना है कि ममता बनर्जी इतनी जल्दी हार कबूल नहीं कर सकती। इसलिए जो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है कि ममता बनर्जी हार मानने वालों से नहीं है। हालांकि यही कांग्रेस थी जिससे ममता बनर्जी मतभेद करके अलग हुई थी, यही कांग्रेस थी जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस का गठन किया गया था। और अब क्या वापसी होगी ममता बनर्जी की इसी पुराने कांग्रेस में, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सोचिए आप कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील बनती जा रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ था 23 और 29 अप्रैल और 4 मई को जब उसका निष्कर्ष आया था, उस निष्कर्ष के बाद ही पश्चिम बंगाल काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा बना रहा, संवेदनशील राज्य बना रहा। क्योंकि एक के बाद एक हमने चीज़ देखी, चाहे वो बांग्लादेशियों को वापस भेजना हो या फिर अभिषेक बनर्जी पर ईडी की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, ममता बनर्जी के कार्यकाल मतलब एक तरीके से ऑफिस पर रेड हो, ममता बनर्जी का जहाँ पर काम है, जहाँ पर उनका दफ्तर है वहाँ पर रेड हो, टीएमसी के इतने नेताओं का जो है गिरफ्तार होना, एक कथित तौर पर टीएमसी के गुंडों का बंगाल की जनता पर आक्रोशित होना, ये सारी चीज़ें इस वक्त जो चली आ रही हैं वो पश्चिम बंगाल को अपने आप में संवेदनशील मुद्दा बनाती जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ममता बनर्जी ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की, इसलिए इतनी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद ममता बनर्जी जो है वो अब सोनिया गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ जुड़ सकती हैं। तो चलिए उसमें क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ रुक करते अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया चेहरा लगातार चर्चा में है और ये चेहरा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। हाल ही में चुनावी हलफनामे में सामने आई एक जानकारी ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक नई बहस छेड़ दी है। और चर्चा इस बात की हो रही है कि निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो शुरू की थी, लेकिन उनकी डिग्री पूरी नहीं हो सकी। दरअसल बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव से जुड़े हलफनामे में निशांत कुमार की शैक्षणिक जानकारी सामने आई है और इसमें बताया गया है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी लेकिन ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया। ये जानकारी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उनके पिता नीतीश कुमार खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और लंबे समय तक राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाए रखी है। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता काफ़ी बड़ी है। जेडीयू ने उन्हें एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है और उन्हें पार्टी के भविष्य के प्रमुख चेहरों में भी देखा जा रहा है। हालांकि राजनीति में सफलता का पैमाना सिर्फ शैक्षणिक डिग्री नहीं होता। देश और दुनिया में ऐसे कई नेता हुए हैं जिन्होंने अलग अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बावजूद राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन जब कोई नया चेहरा सार्वजनिक जीवन में आता है तो उसकी शिक्षा, अनुभव और पृष्ठभूमि पर चर्चा होना स्वाभाविक माना जाता है। और इसी वजह से निशांत कुमार का यह हलफनामा भी सुर्खियों में आ गया है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे सामान्य जानकारी मान रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक चर्चा का विषय बना रहे हैं। वहीं जेडीयू समर्थकों का कहना है कि किसी भी नेता का मूल्यांकन उसके काम और जनसेवा के आधार पर होना चाहिए। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री लगातार चर्चा में बनी हुई है। एमएलसी चुनाव, राजनीतिक जिम्मेदारियां और अब शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर सामने आई जानकारी ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया है और आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक भूमिका कितनी बड़ी होती है इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी की शुरुआत के तौर पर इस घटनाक्रम को देखा जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।